नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। दिवाली खत्म होते ही सोने चांदी की चमक पर अचानक ब्रेक लग गया। लगातार रिकॉर्ड बना रही कीमतें अब तेजी से नीचे आ रही हैं। गोल्ड मार्केट में 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी में भी जबरदस्त मुनाफा वसूली देखी जा रही है। क्या सोने और चांदी का जो सुनहरा दौर था वो खत्म हो गया? इसी बात को आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद जल्द ही खत्म होने वाला है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच ट्रेड डील भी बहुत जल्द पूरी होगी। किसने की है ये बड़ी भविष्यवाणी? एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स का क्या होगा? भारत और अमेरिका के बीच अगर समझौता हुआ तो क्या होगा? ट्रेड डील में क्या क्या शर्तें हो सकती हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट की। दिवाली के बाद सोने चांदी का दिवाला निकल गया है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की बात की जाए तो सोने और चांदी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट का दौर है आज दूसरे दिन भी जारी रहा। कहा जा रहा है कि 12 साल में सबसे बड़ी गिरावट आई। क्या है ये पूरा मामला? क्यों आई अचानक गिरावट? फंसे इन्वेस्टर्स क्या करें, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। दुनिया भर के कई देशों में बैंकिंग सेक्टर का जो हाल है वो खराब है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। इसकी वजह से विदेशी बैंक और बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो तेजी से अपना पैसा भारत के बैंकों में लगा रहे हैं। इस साल भारत के बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में कितने अरब डॉलर का सौदा हुआ? विदेशी बैंक भारत में पैसा क्यों लगा रहे हैं? सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक अगर ये समझौता हो जाता है तो भारतीय सामानों के निर्यात पर लगने वाला जो भारी भरकम यानी जो 50% का जो टैरिफ है वो घटकर मात्र 15 से 16% के बीच आ सकता है। प्रवीण सर, अगर ये हुआ तो ये जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं और खासकर इकॉनमी के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर होगी सर। नहीं, बिल्कुल। ये अगर दोनों देशों के बीच में डील होती है और जिस बात की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, जिस बात को लेके कि 15-16% का टैरिफ आखिर में सेटल होगा दोनों देशों के बीच में, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये जो एक पिछले जो 2-3 महीने की जो एक मुश्किल एक तरह से कहूँ मैं मुश्किल वक्त था, उससे निकलने में, उससे उभरने में भारत को बड़ी मदद मिलेगी जी। पिछले अगर आप कुछ दिनों का घटनाक्रम देखेंगे तो भारत में और अमेरिका के बीच में चीज़ों में थोड़ी नरमी आई है। टकराव के जो हालात बने हुए थे उसको खत्म करने की कोशिशें की गई हैं। ट्रम्प साहब का एक फोटो वायरल हुआ सर, जिसमें देखा गया कि वो दिवाली महोत्सव उसको मनाते हुए दिख रहे हैं। उसी दिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब से बातचीत भी हुई है। हाँ। ट्रेड डील को भी लेकर बातचीत हुई है। बिल्कुल। तो वो और ख़ास तौर पर उन्होंने बड़ी बात ये कही है, जो दोबारा उन्होंने इस बात को रिटरेट किया है कि भारत इस बात के लिए तैयार है कि वो रशियन ऑयल की जो परचेज़ है वो उसको कम करेगा। अब मसला ये है कि अभी भारत अपने जो इंपोर्ट है, ओवरऑल क्रूड का जो इंपोर्ट है उसका लगभग 35% हिस्सा वो रूस से लेता है। पिछली बार जब ट्रंप का बयान आया था, और ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, जब उन्होंने कहा था कि मोदी तैयार हैं इस बात के लिए कि रूस से तेल खरीद रोकी जाएगी, तब भारत ने साफ तौर पे ये कहा था कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखेंगे और उसके हिसाब से हम फैसला करते हैं, एनर्जी ज़रूरतों को देखते हुए फैसला करते हैं। ये इंडिया को पिछले जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई तब से जो क्रूड पे भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उससे भारत को एक बड़ा फ़ायदा भी हुआ विशाल जी। और आप अगर समझें तो इसी फिस्कल में इस फिस्कल की, माफ़ कीजिए मैं कह रहा हूँ 2024-25 की, FY 24-25 की, उसमें ही भारत ने क्रूड पर करीब 4 अरब डॉलर का फ़ायदा उठाया। किस तरह से? जो रूस का डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा। सर 25 से 30 के आसपास की डिस्काउंटेड रेट्स मिलते थे। मान लीजिए 100 रुपए का मिल रहा है तो वो 75 रुपए में मिल जाता था रूस से। हालांकि सर उसमें जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो जो अंतर है वो अब घटकर 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए के आसपास। हाँ, $2.5 से $3 पर बैरल का अब गैप है। और इस वजह से भारत को अब लग रहा है कि अब वो अपना क्रूड की जो बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।
और इस तरह का निर्देश जो है वो जो OMCs हैं, जो इंपोर्ट कंपनियां हैं, उनको सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। अब जो ट्रेड डील की जो रूपरेखा है उसमें हो सकता है कि भारत इस चीज़ के लिए बात कहे कि ठीक है, अभी 10% के आसपास जो इंडिया की जो ज़रूरत है क्रूड की, तेल की, उसका 10% हिस्सा अमेरिका से लेते हैं। अब हो सकता है कि भारत उस हिस्से को बढ़ाए, क्योंकि अब डिफरेंस $2.5-3 पर बैरल का विशाल रह गया है। लेकिन सर अगला सवाल ये है कि जो अमेरिका से मान लीजिए हम लोग जो 10% के आसपास का जो तेल आयात कर रहे हैं, वो अगर मान लीजिए 20% करते हैं, तो जो रेट था सर, एक दिन जो हम लोग मनी सेंटर में डिस्कस कर रहे थे, वो ऊंचे दाम पर हम लोग को तेल बेचता है अमेरिका, तो क्या उस रेट में भी कटौती हो सकती है? हाँ, ये अब एक बड़ा मसला है कि अगर भारत अमेरिका से एनर्जी परचेस बढ़ाता है तो जो ट्रेड डील है उसमें भारत जिन कंसेशंस को देगा उसके एवज में भारत क्रूड पे या एनर्जी परचेस पे अमेरिका से रियायतों की मांग कर सकता है जी। और यहाँ से देखिए 2 फैक्टर काम है, एक काम करेंगे। एक तो अमेरिका से तेल का जो प्राइस का गैप है अमेरिका में ज़्यादा है, रूस से कम है। दूसरी बात, भारत और अमेरिका के बीच की जो दूरी है उसमें जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है उसको किस तरह से बचाया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा, ये एक देखने वाली बात है। सर इसी महीने कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके बीच एक बैठक हो सकती है और आसियान शिखर सम्मेलन में जो है उनकी मुलाकात हो सकती है। सर इसी सम्मेलन में शायद चीन के जो शी जिनपिंग साहब उनसे भी मुलाकात होगी सर? हाँ बिल्कुल, वहाँ साउथ कोरिया में बैठक में देखिए शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप की इसी हफ्ते मुलाकात हो सकती है जी। तो एक वो बड़ी बैठक है। लेकिन भारत का की जो ट्रेड डील का जहाँ तक मसला है विशाल, उसमें एक जो बड़ा मसला है वो एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स का है। माना ये जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो नॉन GM कॉर्न है उसको लेके भारत तैयार हो सकता है कि ठीक है, आप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है उसकी भारत में सप्लाई बढ़ा सकते हैं, उसको रियायतें मिल सकती हैं इंपोर्ट में। लेकिन बाकी के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या रुख होने वाला है, जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी सेक्टर है, वहाँ सरकार की क्या स्ट्रेटजी है, ये एक देखने वाली बात होगी। सोया मिल भी इंक्लूडेड है सर। हाँ, अमेरिकी जो मक्का है उसके अलावा सोया मिल को भी कहा जा रहा है कि जगह मिल सकती है सर। सर आज से अगर 1 महीने पहले अगर पीछे जाया जाए सर, 19 सितंबर का तारीख है सर, उस दिन जो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं सर वी अनंत नागेश्वरन साहब, उनका भी स्टेटमेंट हूबहू ऐसा कुछ मिलता हुआ दिख रहा था। उस समय भी वो कहते थे कि जो देखिए 50% का जो टैरिफ है ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं 15 से 20% पर आकर जो है सिमटता हुआ दिख सकता है। उनकी भविष्यवाणी सच होती हुई दिख रही है सर। हाँ, और बात सही भी है इस लिहाज से कि अमेरिका खुद भारत जैसे बड़े ट्रेड पार्टनर के साथ इतने ऊंचे टैरिफ पर चीज़ों को सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका में रिसेशन को लेके, अमेरिका में चीज़ों के गड़बड़ाने को लेके, इकॉनमी के गड़बड़ाने को लेके, और उससे बड़ी बात हाउस होल्ड की जो इन्फ्लेशन है उसको लेके बड़े कंसर्न लगातार जताए जा रहे थे। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत के मार्केट का जो एक्सेस जितना ज़रूरी है उतना ही भारत को अपने मार्केट का एक्सेस देना भी महत्वपूर्ण था। तो इस वजह से ये माना जा रहा था कि ठीक है टैरिफ लगेंगे, लेकिन 50% का जो टैरिफ है उसमें 25% का तो रेसिप्रोकल टैरिफ पहले था, 25% का टैरिफ लगा रशियन ऑयल की वजह से। तो वहाँ पे अब रशियन ऑयल अगर भारत खरीदने में कम कर देता है, कटौती कर देते हैं, तो 25% तो वो चला गया, फिर जो 25% का बचा वहाँ पे रियायतें मिल सकती हैं दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डील को लेके, और बहुत इंटेंस नेगोशिएशन चल रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। जी सर, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड सेक्टर्स थे सर, जो प्रभावित सेक्टर्स थे, जो कहा जा रहा था कि जो क्लोथिंग हो गया सर, केमिकल्स हो गया, सी फूड्स हो गया, और जेम्स एंड ज्वेलरी वाला जो है, जहां हम लोगों ने कई बार मनी सेंट्रल में इस बात की डिस्कशन की सर कि काफ़ी जो रोजगार है वो अफेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं। जो तमाम जो है जैसे सूरत में हो गया और तमाम स्टेट से जो खबरें आ रही थी सर कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसको बंद करना पड़ रहा है, जो लेबर काम कर रहे थे उनको बोला जा रहा है कि काम है नहीं, आप प्लीज़ अपने घर चले जाएं। तो वहाँ जो है अब फिर से जो है रौनक लौटती हुई नज़र आ रही है। जो पटरी से डिरेल हो गया था वो अब रेल पर तो ऑन ट्रैक आता हुआ दिखेगा। ये मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये जो है वो डबल बूस्टर साबित होगा अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाती है जल्दी। कैसे साबित होगा?
सरकार ने दरअसल जो पूरा का पूरा अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी, उसके बाद सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए, रैपिड कदम उठाए, जिसमें एक जीएसटी का सबसे बड़ा रिफॉर्म था। अगर अमेरिका के साथ डील नहीं होती, डील को लेकर अगर अनसर्टेनिटी नहीं पैदा होती, तो शायद इस रिफॉर्म की ज़रूरत भी सरकार महसूस न करती। और उसकी वजह से जो जीएसटी का बड़ा रिफॉर्म आया, उसने हमने ये देखा है कि पूरा जो 22 सितंबर बल्कि उससे पहले से ही खरीदारी है, कंजम्पशन का जो बूस्ट है, वो पूरे देश में दिखाई दिया जी। और सर वो आंकड़े में दिखे भी, जिस तरह से आपने सेल्स वाली जो खबर करवाई हम लोगों से पोस्ट दिवाली कि देखो विशाल कितना जो है बम्पर खरीदारी हुआ, सोने चांदी में भी अच्छी खासी खरीदारी हुई। ओवरऑल आप समझिए कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की सेल्स जो है वो पूरा का पूरा देश में इस वक्त दिखाई दी है। अब आप ये समझिए कि एक इकोनॉमी को बूस्टर यहाँ से मिला और उसके साथ क्लब हो जाएगा अगर जो एक्सपोर्टर्स को जो बड़ी राहत है। तो ये आप ये मानकर चलिए कि जो इकोनॉमी को जो एक ये लग रहा था कि एक 30 बीपीएस का 40 बीपीएस का एक झटका लग सकता है एक्सपोर्टर्स को। वही मेरा अगला सवाल भी होने वाला था सर कि उस समय जब टैरिफ वाली जो खबर आ रही थी, कहा जा रहा था कि 0.5% से लेकर 0.6% तक जीडीपी में जो है अब वो स्लो डाउन देखने को मिल सकता है अगर ये जो टैरिफ है लंबा खिंचता है। और उसमें इस रिपोर्ट में कहा भी गया था सर कि अगर मान लीजिए इस साल तक अगर ये मामला सुलझता नहीं है तो इसका इम्पैक्ट तो और भी ज़्यादा जो है निगेटिव साइड में हो सकता था। तो वो चीज़ें अब लगाम लगेगी सर। तो अब ये डबल ग्रोथ का को एक डबल बूस्टर डोज एक तरह से मिलती हुई दिखाई देगी, जहां सरकार का रिफॉर्म और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के साथ न केवल देखिए एक सरकार ने कोशिश की कि आप इंट्रोवर्ट हो, जितने एक्सपोर्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, सरकार की 2 तरह की रणनीति थी। एक था कि आप कोशिश करिए कि जो सामान बना रहे हैं वो घरेलू मार्केट में कंज्यूम हो जाए। उसके लिए सरकार ने यहाँ एक बड़ा जीएसटी कट का तोहफा दिया, ज़्यादातर पूरे के पूरे 2 स्लैब खत्म कर दिए, ज़्यादातर आइटमों को 5% या 18% के कैटेगरी में डाल दिया। दूसरा, सरकार ने ये कहा कि आपके जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको अमेरिका की बजाय दूसरी जगहों पर तलाशना शुरू कीजिए। तो अब क्या हुआ कि एक तो आपका एक्सपोर्ट का जो मार्केट है वहाँ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा, दूसरा आपको इंटरनल एक डिमांड भी क्रिएट हो सकती है बहुत सारे सामान की, क्योंकि जीएसटी की कटौती की वजह से जब चीज़ें सस्ती होंगी तो बहुत सारा सामान जो एक्सपोर्ट के लिए जाता था हो सकता है वो घरेलू कंजम्पशन में आए। तो इसका असर अब ये होगा। और तीसरी चीज़ जो ये थी कि आरबीआई ने जो रेट कट किए थे लंबे चौड़े, आपका 100 बीपीएस का रेट कट, वो भी पूरी इकोनॉमी में जो 7% की ग्रोथ सेकंड क्वार्टर में मानी जा रही है, हो सकता थर्ड क्वार्टर में भी अब इसका जब असर दिखाई दे तो थर्ड क्वार्टर भी अच्छा निकले और ओवरऑल फिर पूरा जो फिस्कल ईयर है वो एक अच्छा फिस्कल ईयर ग्रोथ के सेंस में और कारोबार के सेंस में होता हुआ दिखाई दे। लेकिन सर इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी आ रही है अमेरिका के फ्रंट से, जो वहाँ शटडाउन को लेकर जो खबरें आती रहती थी सर, वहाँ के व्हाइट हाउस के जो आर्थिक सलाहकार हैं केविन हैसेट, उनका एक बयान आया है प्रवीण सर, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी सरकार का जो शटडाउन वाला है जो मामला है वो इसी हफ्ते जो है वो सुलझता हुआ दिखेगा। तो इसका सर इसी के साथ जो मेरा अगला सवाल ये है सर, अगर ये खबर आ गई और इंडिया अमेरिका के बीच में डील हो गई तो व्हाट अबाउट इंडियन शेयर मार्केट, यहाँ तो फिर सर बम है? नहीं, ये जो देखिए 12 से 15% का 15-16% का जो टैरिफ का मामला है, ये अगर खबर को आप ऐसे मानकर चलिए कि मार्केट्स इसको पॉजिटिवली ही लेंगे जहाँ तक है और बाज़ारों में अच्छी तेज़ी दिखाई देगी। और एक बार अगर डील हो जाती है तो फिर आप मार्केट्स में एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये इकोनॉमी को वही बात है कि जो डबल बूस्टर एक तरह का ये साबित होगा और फिर इंडियन जो मार्केट है उसको लेकर फिर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है। लेकिन सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अमेरिका चीन वाला मामला भी जो है अब वो भी फंसता हुआ नज़र आ रहा है सर। 1 नवंबर के आसपास से है ना 155% के आसपास से टैरिफ लगेगा, तो सर वहाँ से जो बुरी खबर है जो जियोपॉलिटिकल अमेरिका और चीन का के बीच में अब ये माना जा रहा है और अभी ट्रंप का बयान आया है कि हमारे बीच में एक फेयर डील हो सकती है। और यही एक बड़ी वजह है जो हमारी स्टोरी है कि गोल्ड और सिल्वर में एक जो तेज गिरावट है आखिर क्यों नजर आ रही है। चलिए सर इसी खबर को आगे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। तो
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने और चांदी की कीमत में दिवाली के बाद जो है भारी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंगलवार को सोने की कीमत में 6.5% की गिरावट आई, जो पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। चांदी में भी 7.1% की गिरावट दर्ज की। बुधवार को भी एशियाई बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट आई। सोने की कीमत जो है 2.9% गिरकर $4,000 प्रति औंस रह गई, जबकि चांदी भी 2% से ज़्यादा गिरकर $47 के आसपास आ गई। प्रवीण सर, सोने और चांदी की कीमत में इस साल जो है करीबन 50% से अधिक की तेजी आई है, लेकिन इस गिरावट के बाद लोगों को ये चिंता सता रही है कि कहीं ये जो तेजी है बुलबुले की तरह जो है फट ना जाए। नहीं, देखिए, ये जो चांदी की कम से कम कहानी है उसको हमने डिस्कस किया बहुत रिसेंटली ही, और ये बताया कि चांदी की तेज़ी कहीं आपके लिए भारी न पड़ जाए, कहीं ऐसे इन्वेस्टर्स पर भारी न पड़े जो पीक पर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ख़ासतौर पर सिल्वर ETF में जी। और वो चीज़ फिर साबित भी हुई जब आप देखिए मंगलवार को और उसके पहले 7-8% सिल्वर टूटना चालू हुई। आज भी सर आज का एक लेटेस्ट डेटा है, मैं बता दूं, सोना जो है रिकॉर्ड हाई से सर 5,677 रुपये गिर गया है और 1.24 लाख पर आ गया। चांदी भी अपने हाई से सर 25,000 रुपये सस्ती हो गई और 1.52 लाख प्रति किलो पर बिक रही है। और आज का अगर जो डेटा आप बोल रहे हैं सर, चांदी के दाम जो है एक दिन में 10,550 रुपये तक घट चुके हैं। इस तरह की जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ सर ETF को लेकर जो आप बात कह रहे हैं कि हाई तौबा मचा हुआ है सर, निपॉन इंडिया का जो सिल्वर बीज ETF है सर, एक हफ्ते में 19% नीचे गिर चुका है। HDFC सिल्वर ETF करीब 20% डाउन है। टाटा का ETF सर एक सप्ताह में 15% नीचे है। ICICI का सिल्वर ETF भी 16% नीचे है। इसी तरह SBI का अगर सिल्वर ETF देख लिया जाए सर तो 17% नीचे है। लोगों ने देखिए, फ्रेंजी किस तरह की थी? फ्रेंजी इस तरह की थी कि जो कई जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, AMCs हैं, उनको अपने सिल्वर ETF में नए इन्वेस्टमेंट रोकने पड़े थे बीच में खबर हम लोगों ने की थी सर, है ना। तो अब इतना क्रेज़ एकदम क्रिएट हुआ, इतना इन्वेस्टर्स की डिमांड क्रिएट हुई, सबको लगा कि चांदी, और इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई कि चांदी $100 पर आउंस पे पहुंच सकती है। तो ये जो बड़ा जो एक स्पेकुलेशन स्टार्ट हुआ मार्केट में, उसके पीछे फंडामेंटल्स क्या थे ये अननोन है, और इस बात को हमने जिक्र भी किया। ये बात सही है कि चांदी की सप्लाई और डिमांड के बीच में एक गैप है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिछले 3-4-5 महीने में एकदम से सिल्वर के प्राइसेस शूट हो गए, खासतौर पे ETF, और आप बाकी उनको देखेंगे 70-80% का रिटर्न था। अगर आप एक हफ्ते पहले का अगर आप देखेंगे, 10 महीने में चांदी ने 1 लाख को सीधे 2 लाख कर दिया। अगर उसका कंपैरिजन में अगर आपको गोल्ड से कर दूं सर, तो वही 1 लाख जो है गोल्ड में 1,63,000 हुआ है। और अगर निफ्टी से अगर कंपैरिजन किया जाए, इसी साल को अगर आप देखोगे तो गोल्ड ने चांदी के मुकाबले रिटर्न नहीं दिए जी, चांदी ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। और सर मार्केट को अगर देख लिया जाए, निफ्टी का अगर कंपैरिजन है सर, तो वही 1 लाख जो है निफ्टी में 1 लाख जो है 6,000 जो है 500 हुआ, और FD से कंपेयर कीजिए सर तो 1 लाख जो है 1,05,900 रुपये रहा। तो समझिए चांदी ने 1 लाख को सीधे 2 लाख कर दिया। तो ये कहानी दरअसल ग्रीड की कहानी है जो सिल्वर में हमको दिखाई दी, और विद इन अ वीक हमने इस चीज़ को देखा जी। जितना तेज़ी से ग्रीड दिखाई दी 1-1.5 हफ्ते में सिल्वर में 8%, 9% के जो सिल्वर ETF जो है लिस्टेड हैं उनके प्राइसेस अप हुए, लेकिन और लोगों ने पैसा, हाँ, सिल्वर की बात हो रही है सर, तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं सर कि ऐसी क्या वजह रही कि 1 लाख 2 लाख हो गया, मतलब इतनी बेतहाशा तेजी क्यों आई चांदी में? उसके कुछ 1-2-3 फैक्टर्स गिनाइए। बहुत बड़ा जो फैक्टर है मुझे लगता है वो स्पेकुलेशन का फैक्टर है। दूसरा कहा गया कि इंडस्ट्रियल डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर में। देखिए, डिमांड की बात ठीक है, डिमांड है, लेकिन क्या डिमांड रातों रात इतनी बढ़ गई? जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तब क्या डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई? लेकिन एक फैक्टर अनसर्टेनिटीज़ का भी है कि जो ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ हैं उसने सिल्वर को भी क्रिएट किया, सिल्वर में भी प्राइस के उसको क्रिएट किया, हाइप को, और दूसरा गोल्ड में भी किया। तो जो सेफ और अब स्थिति जो सिल्वर में दिखाई दी है वो मुझे लगता है कहीं गोल्ड में ना दिखाई दे। गोल्ड की कीमतों में भी तेज क्रैश जो एक तरह का है, 12 साल की, अगर मंगलवार की मैं बात करूं, 12 साल की सबसे बड़ा जो है वो फॉल दिखाई दिया हमें गोल्ड की कीमतों में जी।
इंटरनेशनल मार्केट्स की भी अगर आप बात करोगे तो लगभग $4030 पर आउंस पे स्पॉट मार्केट का प्राइस मैं बता रहा हूँ 2.5% के तकरीबन गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट। इसका मतलब यह है कि पूरा ग्लोबल लेवल पर गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेके अब जो है वो जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन उठा रहा है? इसका सबसे बड़ा खामियाजा वो उठा रहे हैं जो हाई प्राइसेस पे इस स्पेकुलेशन की वजह से हाई प्राइसेस पे जिन्होंने एंट्री की और अब वो लॉस बुक करने के लिए मजबूर हैं। अगर आप बेचते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में हो सकता है सेंटिमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आउटलुक अच्छा रहे, चीज़ें प्राइसेस मजबूत हों, लेकिन कम से कम शॉर्ट टर्म में जिस तरह का स्पेकुलेशन था उसने इन इन्वेस्टर्स के लिए मुसीबत क्रिएट की। कुछ और भी ऑप्शंस बच रहा है सर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे में, अगर जो फंस चुके हैं वो क्या करें सर? देखिए हुआ क्या है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि नहीं सर, कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है प्रवीण सर, जो कहा जा रहा है कि 1980 वाला एक मामला है उसको भी लोग दोहरा रहे हैं। वो अब जो एक कहानी ये है कि एक जो हंटर ब्रदर्स वाली कहानी है और उसके साथ बात ये कही जा रही कि 1980 में और फिर 2011 में ये दो बड़े क्रैश सिल्वर में दिखाई दिए हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें, दोनों बार सिल्वर $50 के पार पहुंची पर आउंस में। और आप सोचिए कि 1980 के अगर टाइम में सिल्वर $50 पर आउंस पार पहुंची और आज $50 के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रही है, तो 80 के बीच में आप समझिए कि 40 साल के गैप के बाद सिल्वर उस लेवल पे है और उसी पैटर्न को दोहराया, उसी पैटर्न को दोहरा रही है, क्योंकि उतनी ही तेजी से तेज इजाफा अब हो रहा है जैसा पहले था जी। तो क्या, और 2011 में भी $50 के लेवल को पार किया था सिल्वर ने और फिर वहां से क्रैश एक आया। तो अब क्या फिर एक क्रैश इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि क्या ऐसा क्रैश आएगा कि फिर 20, 25 या $30 के आसपास सिल्वर पहुंच सकती है जी। ये कई तरह की मतलब बातें विशाल है। प्रवीण सर, एक लास्ट सवाल है जो कमोडिटीज़ से जुड़ी हुई है। कुछ जो व्यूवर हैं हमारे वो कह रहे हैं कि विशाल जी ये क्या मौका है या धोखा है? वो इसलिए कह रहे हैं कि कहा जा रहा था कि 2 लाख सिल्वर चला गया, इसके आगे भी जाने की उम्मीद है। चांदी गोल्ड को लेकर कहा गया कि 1.5 लाख है, 1.5 लाख जा सकता है, 2 लाख भी जा सकता है। तो लोगों को अब एक धरा जो है इन्वेस्टर्स का, उनको लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा फॉल आया है, तो थोड़ा सा जो नीचे आया है तो क्या फिर से लपक लें क्या? नहीं, देखिए एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, बहुत सारे ये कह रहे हैं कि अगर गिरावट होती है तो उसमें आप खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्या ये गिरावट अभी और सब इन्वेस्टर्स को इस बात को सोचना चाहिए, अपने दिमाग में एक सवाल ज़रूर लेकर आना चाहिए जी कि क्या ये जो गिरावट है ये और लंबी खिंच सकती है। उसके पीछे एक फैक्टर और है बहुत बड़ा, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप की और शी जिनपिंग की इनकी बैठक होने वाली है कोरिया में। ट्रंप का बयान आया है कि ट्रेड डील चीन के साथ एक अच्छी ट्रेड डील हो सकती है अगर दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेकर कोई सेटलमेंट होता है, कोई एक डील फाइनल होती है, चाइना रेयर अर्थ मेटल से रेस्ट्रिक्शंस हटा लेता है, अमेरिका चीन पे लगने वाले टैरिफ्स को कम कर देता है, तो जो ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर है वो फिर से एक बैलेंस में आता हुआ दिखाई देगा और दुनिया भर के बाजारों के लिए ये सबसे मुफीद चीज़ होगी कि एक अनसर्टेनिटी का दौर चलो खत्म हुआ जी, प्लस भारत के साथ डील हो सकती है। इसका ही असर माना ये जा रहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जो कल गिरावट आई और जो आज गिरावट आई, कि जो सर्टेनिटी अब थोड़ी पैदा होने की उम्मीद है, जो एक बड़ी ट्रेड डील हो सकती है चीन अमेरिका बीच में उससे फिर जो सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड और सिल्वर था उनका दर्जा कम होगा। इस वजह से लोग अब वहाँ प्रॉफिट बुक करके नीचे बाहर निकल रहे हैं। चलिए सर, इस बात से और जोड़ कर देखा जाए कि रॉबर्ट कियोसाकी साहब का जो भविष्यवाणी जो लगातार चल रहा था उनको भी एक अब झटका लग सकता है। लेकिन जो डिमांड है देखिए सिल्वर की, अगर हम आंकड़े देखें तो सिल्वर की डिमांड अभी भी सिल्वर की सप्लाई से ज़्यादा है। यही बात तकरीबन गोल्ड के लिए साबित होती है। जो इन्वेंट्री है एक तरह से कहें अगर, या हम कहें कि प्रोडक्शन है गोल्ड का माइनिंग के जरिए और बाकी, वो लिमिटेड है और डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा, चाहे आप सेंट्रल बैंक्स की देख लीजिए, चाहे आप आम लोगों की डिमांड देख लीजिए। आप समझिए कि धनतेरस के दिन ही तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का गोल्ड और सिल्वर खरीदा गया भारत में जी, एक दिन में। इसका मतलब यह है, और जब आप तब खरीद रहे हो जब 1,30,000 1,35,000 रुपये पे कीमत है,
तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये प्राइस अब सस्टेन करेंगे, ये प्राइस अब यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं क्या। और फिर ऑस्पिशियस मान लीजिए त्यौहार का मामला है, तो लोगों को वैसे लगता है कि हम इस मौके पे नहीं खरीदा जाएगा तो कब खरीदा जाएगा। जी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं। लेकिन एक और चीज़ है, लास्ट जो मेरी Please बात sir, है बताएं। वो ये है कि देखिए यहाँ आप तमाम चीज़ों को देखते हैं, हम रिजर्व बैंक को भी एक जी। फैक्टर के तौर पर कंसीडर की। फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल, अगस्त में रिजर्व बैंक ने गोल्ड की खरीदारी नहीं की, लगातार 2 महीने से। और ये लगातार दूसरा महीना था, यानी अगस्त और जुलाई 2 महीने लगातार आरबीआई ने कोई गोल्ड नहीं खरीदा। इस साल 2025 में अगस्त तक रिजर्व बैंक ने सिर्फ और सिर्फ 3.8 टन गोल्ड की खरीदारी की। टोटल जो है सो 880 टन के हाँ। आसपास है ना। और इसके मुकाबले अगर आप पिछले साल का आंकड़ा देखेंगे, 2024 में जनवरी से लेकर अगस्त तक आरबीआई ने 45.5 टन गोल्ड खरीदा था। तो एक साल बाद आरबीआई ने सिर्फ तकरीबन 4 टन सोना खरीदा है। इसका मतलब रिजर्व बैंक, जो हम सबसे कहीं ज़्यादा समझदार है, जानकार है, उसने गोल्ड की परचेज को रोका है। और वो तब किया जब दुनिया के बाकी जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 15 टन गोल्ड खरीद डाला अगस्त में। जी। तो आप ये मानकर चलिए कि कुछ ना कुछ आशंका संभवतः रिजर्व बैंक के दिमाग में भी है, चाहे प्राइसेस के ऊपर होने को लेकर हो या बाकी कोई कंसर्न हो। तो यहाँ से भी एक संकेत मिलता है कि क्या ये गोल्ड की जो तेजी है उसमें नरमी आ सकती है कि नहीं विशाल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और यूरोप में कई जो है बड़े बैंकों को अपनी जो अर्थव्यवस्था और क्रेडिट सिस्टम पर जो है खतरा दिख रहा है, लेकिन इसी समय दुनिया के बड़े बैंक्स और जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ मुंह जो है मोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि भारत की इकॉनमी मजबूत है और यहाँ बैंकों का जो सिस्टम है वो सुरक्षित और भरोसेमंद है, इसलिए आने वाले सालों में यहाँ तेजी से जो है बढ़ने की संभावना है। इसी भरोसे के चलते इस साल भारत के बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में लगभग 15 अरब डॉलर यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के बड़े इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। इनमें दुबई का एमिरेट्स एनबीडी बैंक आरबीएल बैंक में करीब 3 अरब डॉलर का जो है निवेश करने की योजना बना रहा है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने एक भारतीय फाइनेंस कंपनी में लगभग प्रवीण सर 1 अरब डॉलर लगाए हैं। और तो और जापान का जो सुमितोमो जो बैंक है वो यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 1.6 अरब डॉलर का सौदा कर चुका है। अब प्रवीण सर ये हो क्या रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपसे। हम ये कहानी बेहद दिलचस्प है और पिछले हफ्ते ये कहानी आई थी जब एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने, जो दुबई का बैंक है सर, हाँ, आरबीएल में जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट 3 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के लिए हामी भरी, उसने सहमति दिखाई कि हम इतना पैसा लगाने जा रहे हैं। ये और उसके पहले के दोनों वाक़ये, आपने 2-3 वाक़ये, सम्मान, चाहे बैंक का मामला हो, सम्मान कैपिटल का मामला हो, जिसमें आबू धाबी का जो वो लगा रहा है पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स हो रही, 15 बिलियन डॉलर के तकरीबन सौदे 2025 में ही भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में हुए, ऐसा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है। ये कहानी ये बताती है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ विशाल खड़ा है इस वक्त। और इस चीज़ को आप यहाँ से जोड़कर देखिए कि अब से लगभग 7 साल पहले भारत का बैंकिंग सेक्टर एक तरह से कोलैप्स की कगार पर था, जब बैड लोन्स माउंटिंग हो रहे थे, बढ़ रहे थे, बैड लोन्स अपने चरम पे थे, डिफ़ॉल्ट हो रहे थे और बैंकों के पास जो है कैपिटल की कमी थी जी। मौके ऐसे आए कि सरकार और रिजर्व बैंक को कई दफ़ा बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ा। लेकिन उसके बाद से जो तस्वीर बदली है धीरे धीरे बैंकों की, तो चाहे बैंकों की असेट क्वालिटी हो, चाहे बैंकों के पास जो कैपिटल, बिल्कुल एनपीएस कम हुए, डिफ़ॉल्ट कम हुए, बैड लोन्स कम हुए, बैंकों के पास जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, बैंकों के पास सरप्लस पूंजी नज़र आई। सरकार के जो बैंक्रप्सी कानून है सरकार लेकर आई, उसकी वजह से बैंकों को एक बड़ी मदद मिली। दूसरी बात, सरकार ने बैंकों के जो लोन बांटने के तौर तरीके थे उस पर लगाम लगाई रिजर्व बैंक के जरिए और अपने कानूनों के जरिए, और इसकी वजह से ये सुनिश्चित हो पाया कि अपनी मनमानी से या रूल्स के बाहर जाकर बैंक किसी भी कॉरपोरेट को, किसी भी इकाई को कर्ज न दे जी। इस सब की बदौलत आज बैंकिंग सेक्टर उस पोजीशन में है जहां दुनिया भर के इन्वेस्टर अब ये देख रहे हैं
कि क्या भारत के बैंकिंग सेक्टर अब अगले बूम की तरफ जाने की कगार पर है। विशाल, लेकिन सर भारत सरकार भी तो ये कह रही है कि हम यहाँ के जो बैंक्स हैं उनको हम ग्लोबल बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है। वही बात कह रहा हूँ कि जो सरकार का एक आइडिया है कि तो इससे भारत होगा क्या सर, मतलब आसान भाषा में हमारे व्यूवर्स को समझाइए। पूरी दुनिया की कैपिटल आपके बैंकों में आएगी। एक तो जो मेजॉरिटी स्टेक लेने की जो एक लिमिट है, छूट जो है ओके, वो आरबीआई की तरफ से अब बैंकों को दी जा रही कि ठीक है आप फॉरेन पूंजी को ले सकते हैं। दूसरी बात, अमेरिकन और बाकी जगहों पर जो बैंकिंग सिस्टम है या जो इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं वहाँ पे अब एक कोलैप्स लाइक सिचुएशन दिखाई दे रही, चीज़ें उतनी मजबूत नहीं है जी। भारत का बैंकिंग सेक्टर दूसरी तरफ एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है, तो उनको यहाँ पे एक मौका दिखाई दे रहा है। और सरकार ये चाहती है कि भारत के बैंक जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए नजर आएँ, ग्लोबल बैंक बने, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया या यूबीएस अगर आप स्विट्ज़रलैंड का देखें, पूरी ग्लोबल लेवल पे उनके फंडिंग मुहैया कराते हैं, आपका दूसरे तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जी। ये चीज़ें चाहे भारत का एसबीआई हो या दूसरे बैंक हों, उनको करने के लिए सरकार चाहती है कि भारत के कम से कम 2-3 बैंक ग्लोबल लेवल पे काम करें। सर अब बैंक, एक जी जी, एक बड़ी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो आपका सरकार ने पूरे के पूरे जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग भी की है। बैंक मर्जर्स वाली कहानी भी है। बैंक मर्जर की सरकार अब सोचिए ये चाहती है कि देश में सिर्फ 3 बड़े बैंक बने रहें। जितने अच्छी बात छोटे है बैंक, सर। बिल्कुल ये अच्छी बात है, जितने छोटे बैंक हैं उन सबको या तो बड़े बैंकों में मिला दिया जाए या फिर उनका आपका डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए उनमें प्राइवेट इक्विटी लेकर आई जाए। जी। तो इसके जरिए एक बैंकों का जो कंसोलिडेशन है वहाँ वो दिखाई देगा। आरबीआई के लिए सबसे आसान ये होगा कि वो इन बैंकों को मॉनिटर कर पाएगा, पॉलिसी सही तरीके से आपकी या कस्टमर्स को एक्सपीरियंस, जब बड़े बैंक होंगे ज़्यादा कस्टमर्स की जिम्मेदारी होगी तो वहाँ पे रेगुलेशन और रूल्स को लाने में भी आरबीआई के लिए आसानी होगी। लेकिन सर एक सवाल ये भी तो उठता है कि लोगों के पास, जो इंडियन कस्टमर्स, उनके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे। मान लीजिए 2-3 ही बैंक बचेंगे तो फिर वो मोनोपोली वाला खेल नहीं होगा। 2-3 बैंक सरकारी सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर में तो बैंक हैं, ओके, सरकारी सेक्टर में 3 या 4 बड़े बैंक बचे और बाकी भाई इस 2020 तक देश में 27 बैंक थे जी। फिर सरकार ने उनको कंसोलिडेशन करना शुरू किया, मर्जर शुरू किया, अब आके 12 बैंक हैं। अब सरकार का नया प्लान ये है कि 4 बैंकों को, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, ऐसे 4 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाने की बात है जी। तो इस सबसे बैंकिंग सेक्टर का एक जो पुराना एक जो सरकार का एक प्लान था कि कंसोलिडेशन की प्रोसेस शुरू हो बैंकिंग सेक्टर में, असेट क्वालिटी ठीक बनी रहे, बार बार हर बैंक की ऑडिटिंग, हर बैंक की पे मॉनिटरिंग करना उतना आसान नहीं था। तो ये फिर जो बड़े बैंक होंगे तो ये फिर ग्लोबल लेवल पर आप पे काम करने में भी समर्थ होंगे। लेकिन सर विदेशी बैंकों के सामने एक समस्या ये भी हो सकती है कि जो ऑलरेडी जो भारतीय बाजार में जो मजबूती के साथ खड़े हैं हमारे घरेलू बैंक, उनसे कम्पीट करने में थोड़े उनको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये भी तो एक समस्या हो सकती है सर। हाँ, ये एक और चुनौती है। वो चुनौती है आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात है कि क्या भारत के मार्केट में या भारतीय बैंकों से जिस रिटर्न की उम्मीद है क्या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछले जो देखिए अब तक आप अगर याद कीजिए, अगर पीछे कभी भारतीय चार्टर्ड बैंक ऐसे कई बैंक आए, हाँ, वो बंद भी हो गए, वो बंद हो गए या उन्होंने अपने असेट्स बेच दिए, अपने ऑपरेशंस दूसरे बैंकों को दे दिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि पीछे के अगर आप उदाहरण देखेंगे तो भारत के बैंकों में विदेशी इन्वेस्टमेंट के इतने बड़े मामले आए भी नहीं। ये पहला मौका है जब दुनिया भर के जो बैंक्स हैं या जो सॉवरेन फंड हैं इस तरह के, वो भारत के बैंकों में बड़ा स्टेक खरीदना चाहते हैं। 1.25 लाख करोड़। बिल्कुल, तो ये बड़ा पैसा आ रहा है और बैंकिंग सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए ये पैसा विछल आ रहा है। चलिए, और पूरे के पूरे देश के बैंकिंग सेक्टर के लिए कम से कम इससे बड़ी अच्छी खबर कुछ नहीं हो सकती इस वक्त। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।